और दोस्तों हम लोगों का जो GS4 पेपर का टॉपिक चल रहा था नीति शास्त्र, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक नीति शास्त्र के निर्धारक जो भी थे वहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर को पूरा कर लिया था। अब आज हम लोग इसी में आगे पूरे के पूरे चैप्टर नीति शास्त्र से संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं उनको आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और आज हम लोग देखेंगे पूरा टॉपिक देखेंगे और नीति शास्त्र के आयाम या डायमेंशंस क्या क्या होते हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं: अधिनीति शास्त्र, नियामकत्व, मानकीय या निर्देशात्मक नीति शास्त्र। और तीसरा कौन सा होता है? 3 ही होते हैं। तीसरा है अनुप्रयुक्त या फलित नीति शास्त्र। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट को देखते हैं जिसको मेटा एथिक्स भी बोलते हैं। मेटा एथिक्स में 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किन चीज़ों का? कि नैतिकता की प्रकृति क्या है, अच्छी है, बुरी है, किस तरीके की है, हम इन चीज़ों को मेटा एथिक्स में देखते हैं और उसके व्यवहारिक उपयोग कैसे हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम किस में देखते हैं? मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र में। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है। अब जो नीति शास्त्र को प्रयोग में लाता है वो उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो उसकी प्रकृति का जो वर्णन किया जाता है वो मेटा एथिक्स में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो व्यवहारिक पार्ट है कि नीति शास्त्र को किस तरीके से व्यवहार में या उपयोग में लाया गया है, हम इन चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका मेटा एथिक्स या नीति शास्त्र में, अधिनीति शास्त्र में किया जाता है। और दूसरा कौन सा है? नियामकत्व या मानकीय निर्देशात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। तो जैसे देखिए, एक होता है कि उसकी प्रकृति क्या है और दूसरा क्या है? आपका मानकीय है। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि नैतिक निर्णय को सही ठहराने वाले नियम पढ़े जाते हैं। ठीक है। किस तरीके से जो नीति शास्त्र में जो निर्णय लिया गया है या कोई भी निर्णय लिया गया है वो किस आधार पर गलत है और किस आधार पर वह सही है। वह मूल्यों के अकॉर्डिंग है या मूल्यों के अकॉर्डिंग नहीं है, वह सिद्धांतों के अकॉर्डिंग है या सिद्धांतों के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे एक व्यक्ति, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। उसकी प्रकृति तो हम लोग मेटा एथिक्स में देखते हैं, इसकी हम लोग कार्य पद्धतियां देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही है कि उसकी प्रकृति हम लोग देखते हैं मेटा एथिक्स में, और उसके बाद का पार्ट कि जो सिद्धांत या रूल्स होते हैं उनको लेने के बाद जो कार्य करने का तरीका है हम उसका अध्ययन इसमें करते हैं, जिसको बोलते हैं नियामकत्व या निर्देशात्मक नीति शास्त्र बोलते हैं। कि किसी भी व्यक्ति या जो भी आपका सिविल सेवक है या सिविल सर्वेंट है तो उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी कार्य पद्धतियाँ कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, कैसी हैं, किस प्रकार की हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक परिणामवादी दृष्टिकोण होता है, एक कर्तव्यवादी दृष्टिकोण होता है, एक सद्गुण नीति शास्त्र होता है और एक प्रासंगिक दृष्टिकोण होता है। अब इसमें जो सबसे पहला है वो परिणामवादी दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं कि इसमें यह चीज़ देखी जाती है कि कोई भी चीज़, जैसे हमने कोई निर्णय लिया तो उसका परिणाम या रिजल्ट क्या आया, सही उपयोगिता उसकी साबित हुई या नहीं हुई। कि जैसे मान लिया कोई ए नाम के सिविल सर्वेंट है, अब इन्होंने कोई आदेश दिया कि इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन एक दूसरा तरीका है। ये पहला डिसीजन तो जो था इनका वो नैतिकतावादी था। इन्होंने नैतिक आधार पर, सत्यनिष्ठा के आधार पर, जो सामाजिक मूल्य है उन नैतिकता के मूल्यों के आधार पर इस निर्णय को लिया। लेकिन जो दूसरा वाला निर्णय था वह दूसरे वाले निर्णय में ये किसी के दबाव में या किसी अधिकारी या नेता के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं। और वह जो नेता है, नेता इनसे बोलता है कि आप इस योजना का जो पैसा है आप ऐसा करते हैं, आधा आप बांट लीजिए, आधा हम बांट लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा नीचे जाने देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी चीज़ें कर दी। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि कोई एक डी नाम का गरीब लाभार्थी था, उसको लाभ नहीं हुआ। ठीक है।
तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम पूरा का पूरा गलत हुआ। जहां जाना था पैसा वहां नहीं पहुंचा। ठीक है, इस डी लाभार्थी को जो पैसा पहुंचना था, डी लाभार्थी को पैसा वो नहीं पहुंचा। तो ये क्या है? परिणामवादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपका दृष्टिकोण है, ओरिएंटेशन, तो वो कहलाता है। तो यह एक पहला हो गया परिणामवादी दृष्टिकोण। किस तरीके से क्या होता है? कर्तव्यवादी दृष्टिकोण क्या होता है? जैसे नैतिकता है ये, तो कर्तव्यवादी किस तरीके से, कौन सा दृष्टिकोण होता है? इसमें क्या चीजें हम करते हैं? तो इसमें क्या चीज देखी जाती है कि लोग क्या करते हैं, वो कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, लोगों को कार्य जो होते हैं हमेशा गलत कार्य या हमेशा सही कार्य होते हैं। ठीक है, दो ही टाइप के कार्य होते हैं। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे ए नाम का व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा होगा, तो वो नैतिकता से पूर्ण है या नहीं है, हम इस चीज का डिसीजन लेते हैं। जैसे ए एक सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने कोई एक रिजल्ट दिया या कोई आदेश दिया, उस आदेश से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, तो या अच्छाई या भलाई हुई, तो ये क्या था? परिणामवादी दृष्टिकोण हुआ। ठीक है, अब कर्तव्यवादी दृष्टिकोण में क्या करते हैं कि आपको नैतिकता के आधार पर कार्य करना है। आपको देखना है कि आपका कर्तव्य क्या था, आपको किस लिए एक अधिकारी बने थे। आप घूसखोरी या रिश्वतखोरी या पैसे कमाने के लिए, जो पद प्रतिष्ठा है उसके लिए तो नहीं आए थे। तो आपके कर्तव्य क्या हैं उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। और इसमें आपके कर्तव्यों को बताया जाता है कि आपके कर्तव्य किस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, तो यह आपका लोगों का, जैसे एक सिविल सर्वेंट है, इसके कार्य करने का तरीका डिफाइन करता है। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अगला है आपका सद्गुण नीति शास्त्र। तो सद्गुण नीति शास्त्र में क्या करते हैं कि इसमें जो बात की जाती है व्यक्ति के चरित्र पर टिका होता है। ठीक है, कि चरित्र दो चीजों से ही बनता है। ठीक है, दो टाइप से ही होगा, या तो चरित्र अच्छा होगा या तो बुरा होगा। तो सद्गुण नीति शास्त्र में चरित्र जो भी आपका करेक्टर होता है, तो करेक्टर दो ही प्रकार का होगा, या तो आपका अच्छा करेक्टर होगा या तो बुरा करेक्टर होगा। और ये करेक्टर जो आपका है वो बनता किससे है? बनता है जो नैतिक मूल्य हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य जितने भी होते हैं वो उनके आधार पर, जो सामाजिक मूल्य हैं, वो जो मानवीय गुण हैं, ठीक है, तो वो अंदर जो भी आपके अंदर गुण पाए जाते हैं उन्हीं के आधार पर आपका चरित्र डिसाइड होता है। कि जैसे आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं या गलत काम करते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपका चरित्र किस तरीके का निर्माण होगा? वो आपका गलत निर्माण होगा। तो यहाँ पे सद्गुण नीति शास्त्र जो बात करता है केवल अच्छे गुणों की बात करता है, जिस पर व्यक्ति का चरित्र टिका होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सद्गुण नीति शास्त्र। तो ये बताता क्या है, किस तरीके से लोगों को अच्छे कार्य करने चाहिए। सिविल सर्वेंट या जो भी लोक सेवक हैं तो उनको किस तरीके से कार्य करने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक प्रासंगिक दृष्टिकोण होता है कि क्या चीज, किस चीज की प्रासंगिकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं कि जब आप जो एक मानवीय मूल्य है उनका नहीं भी प्रयोग करते हुए एक मानवीय आधार पर आप सही साबित हो जाते हैं। ठीक है, आप गलत भी होते हैं, गलत होते हुए भी आप चीजों को सही करते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक ए नाम के सिविल सर्वेंट हैं और इन्होंने क्या किया कि एक चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा जमा हो गई है, लोग बहुत ही ज़्यादा जमा हुए हैं। ठीक है, और वो उग्र भी हो सकते हैं क्योंकि जो ए सिविल सर्वेंट हैं तो इनको यह पता है कि अगर यहाँ पे एक एक्सीडेंट पड़ा हुआ व्यक्ति है, अब वो अपने क्षेत्र में ले रखे हैं। ठीक है, अपने एरिया में ले रखा है, उन्होंने अपने अधिकार में ले रखा है। तो अब इनको ये पता है कि अगर हमने यहाँ पर डेड घोषित कर दिया कि मरा हुआ अगर हम लोग यहीं पर बता देते हैं तो इनको क्या होगा, यहाँ पर भीड़ उग्र हो जाएगी। ठीक है, और अराजकता फैल जाएगी, जो सार्वजनिक संपत्ति होगी उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आ जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, नैतिकता तो यही बनती है कि इनको ये बताना चाहिए कि क्या चीज सही है, उनको यही बता देना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है, आपको तुरंत ये चीज करनी चाहिए, बता देनी चाहिए लोगों को कि जो
डी नाम का व्यक्ति है, उसकी डेथ हो चुकी है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अब इनका निर्णय किस तरीके से सही होगा? सही इस तरीके से होगा कि उस समय प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिक यही है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको रक्षा की जाए, लोग जो हैं उनकी रक्षा की जाए। और ये जो ए नाम के सिविल सर्वेंट थे, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिसीजन दिया कि अभी बताया हम लोग लेके जा रहे हैं, अभी ये जिंदा है। जो भीड़ थी, भीड़ को शांत कराया। शांत कराने के बाद इनको, जो डी नाम के व्यक्ति थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, इनको ये ले जाके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फिर बाद में वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ की भीड़ और सारी चीज़ों को शांत कराने के बाद फिर ये जाके अपना डिसीजन सुना देते हैं। तो ये क्या था, एक अगर नैतिक रूप से कहा जाए तो गलत है, लेकिन एक प्रासंगिकता उस समय क्या बनी कि सार्वजनिक सौहार्द था उसको बनाए रखना था। ठीक है, और लोग उग्र ना होने पाए, इसलिए उन्होंने एक थोड़ा सा अनैतिक या गलत कार्य भी किया, लेकिन वो लोगों के लिए किया गया था, तो वो सही कहा जाएगा। ठीक है, और क्या चीज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए कि ए व्यक्ति है या बी व्यक्ति है, तो एक बी नाम का व्यक्ति है और इन्होंने क्या किया कि परिस्थिति पड़ी, अब सही करना है उनको, मजबूरी है उनके सामने कि हमें किसी कार्य को सही करना है, और उन्होंने नैतिक निर्णय लेते हुए कार्य किए। ठीक है, नैतिकता के आधार पर किए। अब जैसे मान लीजिए बी एक सिविल सर्वेंट है, बहुत बड़े सचिव स्तर पर पद पर कार्य करते हैं। अब ये कार्य करने में बिल्कुल नैतिक निर्णय लेंगे, लेकिन इनके ऊपर दबाव आ रहा है नेता का, या बड़े इनसे जो ऊंचे पद पर जो अधिकारी हैं, तो उनका फोन आता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन प्रासंगिकता क्या है, जरूरी क्या है कि जो लोग इनके आदेश से या जो भी चीजें करने जा रहे थे उससे लाभान्वित होते, बहुत जरूरी था। ठीक है, प्रासंगिकता यही थी कि वो भी, ये जो सिविल सर्वेंट थे, इनको ये कार्य करना चाहिए। तो इन्हों क्या है, ये सत्यनिष्ठा के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उस कार्य की प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इन नेता या बड़े अधिकारी के दबाव में ना आते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रासंगिक दृष्टिकोण, जो कि सभी चीज़ों में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर पाएं कि कौन सा चीज़ कौन सी जगह पर फिट बैठती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्या चीज़ है। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या होता है, या जो व्यावसायिक संगठन जितने भी होते हैं, तो उसका व्यावसायिक एथिक्स या व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या होता है। जितने भी व्यावसायिक संगठन होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि होते क्या चीज़ हैं। होते ये बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में समझिए कि जैसे घर में आपको पता होता है कि मम्मी पापा आपको डांट डांट के बचपन से बताते हैं कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये क्या होते हैं? ये रूल्स होते हैं। ठीक है, एक सामाजिक मूल्य होते हैं जिनको बताया जाता है। तो ऐसे ही व्यावसायिक कुछ एक समूह के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम ही डिसाइड करते हैं, और उनमें भी जो नियम है, नियम के साथ में जो एथिक्स जुड़ता है उसको हम व्यावसायिक नीति शास्त्र कहते हैं। कि जैसे नैतिकता क्या कहती है कि कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उत्पादों को अच्छा बनाना। अब जैसे बहुत सी कंपनी वाले हैं, एक जो मीटिंग होती है, मीटिंग में बहुत सारे ग्रुप में लोग बैठे होते हैं, तो बहुत से लोग, जबकि नैतिकता क्या कहती है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी बना रहे हैं, तो वह उपभोक्ता के पास जो पहुंचना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का माल पहुंचना चाहिए। ठीक है, और जो ग्रुप के मेंबर हैं एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये नैतिकता है। लेकिन होता क्या है, व्यवहारिक रूप में यही होता है कि जो ग्रुप संगठन होता है, एक दूसरे में एक ईर्ष्या की भावना आने लगती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, और एक दूसरे से बढ़ने की मंशा में एक दूसरे के साथ बुरा करने लगते हैं। लेकिन जो व्यावसायिक नीति शास्त्र होता है उसमें क्या बोला जाता है कि सभी व्यक्तियों को, या ग्रुप के जो बड़े अधिकारी हैं उन सभी लोगों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और उत्पाद को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसको अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है कि समूह या संगठन द्वारा मानकों एवं कानूनों का सही पालन। तो जैसे देख लीजिए कि जैसे मान लिया कोई रिलायंस की कंपनी में कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। जैसे मान लिया कुछ भी प्रोडक्ट मान सकते हैं, एक छोटी सी पानी की बोतल बनाई जा रही है। तो पानी की बोतल बनाते समय
जो भी मानक तय किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो क्या वो लागू किए जा रहे हैं? कानून के द्वारा जो भी चीज़ें सही हैं, सही मायने में हैं, तो क्या वो चीज़ें सही मायने में दी जा रही हैं कस्टमर को? ठीक है, तो संगठन के द्वारा या समूह के द्वारा जितने भी मानक हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। अगर पालन किया जाता है तो वो व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगर उनका पालन नहीं किया जाता तो क्या होता है? वो व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, और ये भ्रष्ट आचरण का जो लोग अपनाते हैं कि जैसे जो मानक हैं उनको अनदेखा करके केवल स्वार्थपूर्ण और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है व्यवसायिक नीति शास्त्र में? अगला पॉइंट ये है कि जब बाजार विफल होता है तो कोई भी ग्रुप या कंपनी लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जैसे मान लिया एक स्टॉकिस्ट है, इसने क्या किया, गेहूं या चावल, ठीक है, गेहूं या चावल, इसका इसने स्टॉक लगा लिया। अब इसने कम रेट में दाम पे खरीद लिए। अब खरीदने के बाद जिस समय बाजार में सब कुछ मंदी आ गई तो इसने क्या किया, बिल्कुल मंदी आ गई, मंदी के समय इसने खरीदा और जिस समय महंगा हुए दाम, जिस समय महंगे हुए दाम, बाजार विफल हो गई। ठीक है, तो उस समय ग्रुप और कंपनी वाले लोग जो जितने भी होते हैं वो उपभोक्ता या लोगों का शोषण करने लगते हैं। तो ये क्या है? यह व्यवसायिक नीति शास्त्र के खिलाफ एक गलत कार्य माना जाता है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो बाजार विफल हुआ है तो उसका लाभ अलग अलग कंपनी वालों को नहीं करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक रूप में, लेकिन ये व्यवसायिक नीति शास्त्र पढ़ना है हम लोगों को तो हम पढ़ रहे हैं। और क्या है? व्यवहार में नैतिक व्यवहार होना, व्यापार में नैतिक व्यवहार होना चाहिए। तो अब जैसे जो ट्रेड होती है तो लोगों के साथ या अपने कस्टमर के साथ एक नैतिक व्यवहार अपनाना चाहिए कंपनी को, और अपने कस्टमर को सर्वोपरि रखना चाहिए। उनके साथ अगर कोई भी दिक्कत हो रही है या किसी भी प्रकार की उनको परेशानी होती है तो उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है आपका स्वास्थ्य देखभाल और गलत दवा का निर्माण नहीं। तो ये नैतिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लिया कोई एक कंपनी है, दवा बनाने वाली कंपनी, तो वो गलत मानकों का प्रयोग भी करती है। जैसे कोई एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन की कीमत जो वो लोग रखते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो आती है मान लिया 10 रुपये या 100 रुपये हो जाती है, लेकिन उसके जो मार्केट प्राइस रेट होते हैं वो 1,500 से 2,000 या 25,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से शोषण किया जाता है। और बहुत से ऐसे होता है कि जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स में कुछ नहीं होता, खाली कैप्सूल्स होते हैं, बस दे दिए जाते हैं, या कुछ मिलाना कुछ और था, मिला कुछ और दिए। गलत तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर देखभाल ना करके वो अपने केवल प्रॉफिट के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत यही कहता है कि इन सब चीज़ों का जो भी गलत कार्य हैं इनको नहीं करने चाहिए। अब अगला पॉइंट्स कौन सा है? जो वास्तविक विज्ञापन परिचय है उसको ही दिया जाना चाहिए। जो बाजार होती है, एक मार्केट होती है, एक व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय में क्या होता है, अब जैसे बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज़ें लिखी होंगी वो उसमें मिलती नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और गलत तरीके से भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं कि यह देखिए ये एक टैबलेट है जो शरीर को 30 दिनों में ही ऐसा कर देगी, 30 दिनों में, 10 दिनों में ही पतला कर देगी। एक्चुअल में वो चीज़ें उस पर इस तरीके के प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन गलत विज्ञापनों के तहत वो अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उनको वो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविक विज्ञापन जो भी वह दवा या जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसका उपयोग है, उनको देना चाहिए। ठीक है, ये व्यवसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कौन सा है? कर्मचारियों में एक और है, गैर कानूनी तौर पर अंगों एवं दवाओं की बिक्री नहीं करनी चाहिए। जो कि वर्तमान में आप सोच के देखिए कि जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब उलट हो रही हैं। ठीक है, इसका उल्टा ही होता है। व्यापारिक नीति शास्त्र क्या कहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे गैर कानूनी तौर पर अंगों एवं दवाओं की बिक्री नहीं की जानी चाहिए, तो लोग टैक्स बचाने के लिए, गैर कानूनी तौर पर टैक्स को बचाने के लिए लेकर आते हैं और अदर स्टेट में उन्हीं दवाओं को बेचते हैं, या अलग देश से मंगाते हैं उन दवाओं को बेचते हैं जो विदेशी दवाएं हैं। ठीक है,
और गैर कानूनी तौर पर क्या होता है, अंगों का जो खरीद फरोख्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में इस समय अंग का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। कभी किसी की किडनी निकाल ली गई, कभी किसी का लिवर निकाल लिया गया। तो ये समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं, जबकि जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो क्या कहता है कि इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। और क्या है, कर्मचारियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे एक कोई ग्रुप है या बड़ी कंपनी है तो किसी के भी प्रति कंपनी मालिक को किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। और क्या है अगला पॉइंट, कर्मचारियों को प्रयासों के अनुरूप भुगतान करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग आप लोगों ने कंपनी में देखे होंगे, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो दोनों में यही देखने को मिलता है कि बहुत से लोग ऐसे बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं लेकिन उनको जो वेतन मिलता है वो उनके परिश्रम के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, परिश्रम के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए, जो कर्मचारी हैं प्राइवेट सेक्टर के या किसी भी सेक्टर के, जो व्यक्ति जिस तरीके से भी कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको परिश्रम का फल मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें अलग तरीके से ही चल रही हैं। एग्जाम्पल्स आप अगर देखना चाहेंगे, आसपास में ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है उसके आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी आप अपनी तरीके से डालिए, क्योंकि देखिए जो एक सिंगल पर्सन है उसका दिमाग अलग तरीके से कार्य करता है और वो दुनिया को अपनी नज़रों से देखता है, सीधी सी बात है। तो अब क्या करना है कि आपको एग्जाम्पल्स जो देने हैं आपको अपने तरीके से देने हैं। जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं सामने, तो उनको एग्जाम्पलों को आप लोगों को देना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी व्यावसायिक नीति शास्त्र। और दोस्तों आज जो है, आज 2 क्वेश्चन की जो यूट्यूब पर फॉर्मेटिंग आती थी तो वह आज नहीं आ पाएगी, वह कल आएगी। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को देना था। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है दोस्तों, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आपको लोगों को मिल रही है, 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग डेली, और एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। और जल्द ही दोस्तों संभवतः 15 तारीख से मैं ऑप्शनल भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। ऑप्शनल में क्या होगा, केवल एक ऑप्शनल स्टार्ट होगा, वो भी डिफेंस का। ठीक है, डिफेंस का ऑप्शनल स्टार्ट होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना हो सारी डिटेल आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से ही मिलेगी। ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप जीएस का चल रहा है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th एंड 6th पेपर के हिंदी और एसए, तो ये सारे के सारे पेपर कवर कराए जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे पेपर जो हैं आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। और इसमें एक टॉपिक की जो नोट्स हैं वो डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग। और ये एक जो टॉपिक दिया जाता है, यह जो टॉपिक है, टॉपिक में 1st पेपर और 4th पेपर के आपके नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस समय वर्तमान में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और संडे को और वेंसडे को 2 दिन, इतवार को और बुधवार को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है इसमें। तो जो लोग भी जबरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और डिफेंस का ग्रुप अलग रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डिफेंस का ग्रुप जो रहेगा वो अलग रहेगा, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, नैतिक प्रबंधन क्या होता है, एथिक्स मैनेजमेंट क्या होता है। एथिक्स मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को आप लोग समझिए कि एथिक्स प्रबंधन क्या होता है या एथिक्स मैनेजमेंट क्या होता है, नैतिक प्रबंधन है क्या चीज़। ठीक है, तो नैतिक प्रबंधन का मतलब ये है कि इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति के स्तर पर और एक समूह के स्तर पर, 2 चीज़ों में। ठीक है, जैसे मान लिया एक कोई सिविल सर्वेंट है ए नाम के, अब ये कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में या एक समूह में काम करते होंगे जाके ना, तो 2 टाइप के आप लोगों को एथिक्स मैनेजमेंट पढ़ने हैं। कौन सा, एक आपका हो गया सिंगल व्यक्तिगत खुद का एक नैतिक प्रबंधन, और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक सामूहिक नैतिक प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो अब टोटल जो दोनों चीज़ें आती हैं वो नैतिक प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। तो व्यक्ति को सबसे पहले व्यक्तिगत वाली में पॉइंट्स हैं कि व्यक्ति को प्रबंधन में बुरी परिपाटी से बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नैतिकता
का अर्थ यह है कि आप चीज़ों को सही ढंग से करें, जो उचित है, जो अनुचित है उसको बिल्कुल भी ना करें, जो उचित है उसको आप करें। और बुरी परिपाटी का क्या अर्थ हुआ कि जो बुरे मूल्य हैं या जो कार्य बुरे हैं उनको आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। नैतिक उन चीज़ों को आप लोगों को मैनेज करना है। और क्या है कि जैसे मान लिया आप कहीं के सचिव बना दिए गए, कल की डेट में आप प्रबंधक बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसके आचरण के नियम क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जो मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा है, सत्यता है, ईमानदारी है, और जो भी मानवीय ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप कार्य करते हैं या नहीं, ठीक है। अब जैसे एक प्रबंधक एक कंपनी का भी प्रबंधक हो सकता है, तो उसके आचरण के नियम कैसे होने चाहिए, उसको हमेशा अपने सहयोगियों के साथ में सहयोग करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और किसी भी प्रकार से किसी के साथ में कोई चीज़ गलत चीज़ घटित ना ही होनी चाहिए। और जो नैतिक रूप से है वही प्रबंधक को अपनानी चाहिए। कंपनी की एक संहिता भी नैतिक प्रबंधन के अंतर्गत आती है कि कंपनी की संहिता का क्या अर्थ होता है। कंपनी की संहिता का ये अर्थ है कि कंपनी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक कोड्स होते हैं, ठीक है, कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं, तो उनको मानना चाहिए सभी लोगों को, वो चाहे कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो सभी के लिए वह मान्य होते हैं और वो नैतिक रूप से लागू होते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि लोग मानते ही नहीं हैं, कभी नहीं मानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है कि कंपनी की किसी भी वस्तु या सेवा आदि का व्यक्तिगत उपयोग नहीं। अब बहुत से लोग करते क्या हैं, जैसे मान लिया एक कंपनी है कोई, मान लीजिए रिलायंस नाम की, ठीक है, तो अब रिलायंस नाम के इसके एम्प्लॉई जो होते हैं, तो रिलायंस के एम्प्लॉई क्या करते हैं कि ये जो कोई भी इनको कंपनी से गाड़ी मिली है, अब गाड़ी मिली है कंपनी के यूज़ के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं व्यक्तिगत यूज़ में लाते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय मैंने भी कई बार देखा है ये चीज़ें कि जो पुलिस वैन है, ठीक है, डायल वाली जिस समय चल रही हैं, डायल 100 यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां किस लिए दी गई हैं, सार्वजनिक यूज़ के लिए दी गई हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि इसमें कुछ पर्सनल कार्य भी किए जाते हैं, लोग अपना एक साधन की तरीके से भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत प्रयोग है सरकारी वाहनों का, ठीक है। बहुत सी बार आपने देखा होगा अधिकारी की गाड़ियों में अधिकारी नहीं जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ये नैतिक प्रबंधन के अगेंस्ट में आता है, ठीक है। यह विरोध करता है, नैतिक प्रबंधन विरोध करता है कि यह जो आप कार्य कर रहे हैं, यह सिविल सेवक या प्राइवेट संगठन, कोई भी संगठन हो, उसके लिए यह बुरा है, यह अच्छा नहीं है, ठीक है। अगला कौन सा पॉइंट्स है कि निर्णय निर्माण और कार्यवाही का मानक जो भी है, कि जैसे जिस समय आपसे बोला गया कि आपको निर्णय लेना है कि कोई लखनऊ, मान लीजिए लखनऊ जिला है, ठीक है, अब लखनऊ में क्या करना है कि आप लोगों को निर्णय लेना है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको अच्छा करना है, जो एजुकेशन है तो एजुकेशन को आप लोगों को अच्छा करना है। अब लखनऊ में अगर हमें अच्छा जो शिक्षा का स्तर है अच्छा करना है, तो जो मानक बने हैं, ठीक है, जो कार्यवाहियाँ करनी है, जो निर्णय लेने हैं, वो सर्वसम्मति से और जो नैतिक रूप से सही है। अब देखिए होना क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लखनऊ के लिए जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए। अब इनको मानक ये दिया गया था कि इतने रुपए आप लोगों को खर्च करने हैं, और सीमा क्या बताई गई कि आपका ये क्षेत्र है, इसमें आप लोगों को खर्चा करने हैं। ये क्षेत्र भी इनको अलॉट कर दिया गया। अब इनको मानक भी मिले हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी मिले हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये इस क्षेत्र पे न कराकर ये किसी दूसरे क्षेत्र पर इनका उपयोग करने लगे। जो सरकारी अधिकारी थे तो इन्होंने शिक्षा पे न ध्यान देके, या शिक्षा पे दिया भी तो वो कम दिया ध्यान। तो हुआ क्या, उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि आपकी जो सही होने वाली चीज़ें थी वो गलत होने लगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि निर्णय निर्माण जिस समय होता है और कार्यवाही का जो मानक है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, और ऐसा सिविल सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। यही नैतिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है।
और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो सिद्धांत एवं नियम हैं उनका नैतिकता पूर्ण तरीके से पालन किया जाना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को जो भी मानवीय मूल्य हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज जितनी चीज़ें बताई गई हैं तो उन चीज़ों को सही रूप में जो भी सिद्धांत हैं, जो भी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। गलत तरीके से अनैतिकता पूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। कि जैसे मान लीजिए एक श्याम नाम के व्यक्ति हैं, एक श्याम नाम के व्यक्ति हैं। अब इनको, ये सिविल सर्वेंट हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये अधिकारी हैं। अब इनका कार्य क्या था कि सिद्धांतों के अनुरूप या जो रूल्स इनको दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अनैतिक कार्य करने लगे, ये अपने खुद के कार्य करने लगे। ठीक है, इनका कार्य क्या था कि कंपनी के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, उनके लिए कार्य करना, कंपनी के लिए कार्य करना। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये खुद के लिए कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कोई छोटी सी कंपनी बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं, जो अनैतिकता पूर्ण वाली तरीके हैं, ये कोई भी हो, चाहे प्राइवेट संगठन हो चाहे आपका सरकारी संगठन हो, दोनों में ये चीज़ें लागू होती हैं। तो नैतिक प्रबंधन में इतने सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल दिखते हुए दिखेंगे, बिल्कुल सामने आपके आंखों के सामने दिखाई देंगे कि हाँ ये एग्जाम्पल चल रहे हैं। जीएस फोर्थ का जो पेपर है, जीएस 4 का, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसमें चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इसको आप फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें लोग करते क्या हैं और जो एक्चुअल में सिद्धांत हैं या रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं होते। तो इसीलिए यह पेपर पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। अब अगला जो टॉपिक है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। अब दो चीज़ें हैं, निजी संबंधों में नीति शास्त्र और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं निजी संबंधों में नीति शास्त्र कैसे आता है। ठीक है, कि किस प्रकार लाया जाए। तो अब जो निजी संबंधों में है, तो लोगों के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किया गया व्यवहार सबसे पहला निजी संबंध में नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए, जैसे आप कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब उसने क्या किया, बी व्यक्ति के साथ में किस तरीके का व्यवहार अपनाता है, ए ने बी के साथ किस तरीके का व्यवहार अपनाता है, यह डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसके मूल्य कैसे हैं, इस ए व्यक्ति के मूल्य कैसे हैं, मूल्य हैं तो गलत हैं या सही हैं। अगर गलत होंगे तो व्यवहार अच्छा करेगा, अगर इसके मूल्य गलत होंगे तो यह गलत कार्य करेगा, सही मूल्य होंगे तो सही कार्य करेगा। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, मूल्य उसके डिसाइड करते हैं। जो नैतिकता है उसके अकॉर्डिंग अगर यह कार्य कर रहा है तो वह कार्य नैतिक होंगे, और अगर ये मूल्य के अकॉर्डिंग या नैतिकता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं तो ये कौन से कार्य कहलाएंगे, अनैतिक कार्य कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये है कि परिवार, मित्रों और संबंधियों के साथ व्यवहार। तो जैसे आप चीज़ें परिवार से ही सीखते हैं, अपने मित्रों से ही सीखते हैं, लेकिन आप उनके साथ व्यवहार कैसा करना है, आपको चीज़ें जो संबंध हैं, निजी संबंध हैं, उनको किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, और अपनी भावनाओं पर, बंधनों पर जो आधारित होते हैं उनको किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, यह निजी संबंधों में नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें आती हैं इसमें से कि जो परिवार है, मित्र संबंधी हैं, इनके साथ आप किस तरीके से भावनात्मक व्यवहार करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो भावना में बह के गलत कार्य भी करने पड़ते थे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निजी संबंधों में नीति शास्त्र को किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, और निष्ठा, विश्वसनीयता, ईमानदारी, यह नीति शास्त्र को बढ़ाने में कार्य देते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। अब निजी संबंधों में जो नीति शास्त्र है, ठीक है, उसमें प्रेम भी है, स्नेह भी है, और यह धार्मिक कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। कि जैसे सभी धर्मों में, वो चाहे आपका जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हमारा सनातन हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई का धर्म हो, सभी धर्मों में सभी चीज़ें समान रूप से बताई गई हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है, वहाँ नैतिकता की चीज़ें बताई ही गई हैं कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, जो चीज़ सही है उसको हमें करना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों के साथ एक ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमें विश्वसनीयता लानी चाहिए, दूसरों के साथ निष्ठा पूर्व जो आचरण है उसको लाना चाहिए।
ठीक है। और तो ये सारी चीजें किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? एक धार्मिक कानून के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो धार्मिक कानून कौन सा है? हमारा खुद का धर्म। ठीक है, हमारा खुद का धर्म के द्वारा ये चीजें निर्धारित होती हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, इनके आधार पर हम देख सकते हैं कि निजी संबंधों में नीति शास्त्र को किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है और अपने सारे आचरण को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, अपने आचरण को किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र किस तरीके से निर्णायक भूमिका निभाता है, किस तरीके से सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ईमानदारी और निस्वार्थता। तो देखिए, सार्वजनिक संबंध का मतलब हो गया कि जैसे आप जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा में एक लोक सेवक बनते हैं जाके और एक अधिकारी बनते हैं जाके, तो आपको जितने भी कार्य करने होते हैं वो आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ में, जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको लोगों को कार्य करने होते हैं। जैसे मान लिया आपको कार्य दिया गया है कि कोई जो फसल बीमा योजना है उस बीमा योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, अच्छी प्रकार से करना। तो अब आपका कार्य क्या है? आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ में, उसमें कोई घपलेबाजी या भ्रष्टाचार नहीं करना है। ठीक है, पूरी निस्वार्थता के साथ में आपको निस्वार्थ भाव से जो भी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए दिया गया है या कोई नीति बनाने के लिए कहा गया है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खुद के स्वार्थ उसमें सामने आने चाहिए। ठीक है, तो जो भी कार्य किए जाते हैं पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ में किए जाने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? विशेषज्ञता। ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको विशेषज्ञता होनी चाहिए। चीज़ों को आप, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो निगेटिव पॉइंट हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी, जैसे मान लिया ए व्यक्ति है कोई, तो ए के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो अच्छी भरी बुरी जिस प्रकार की भी हैं वो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी सिविल सेवक है तो सिविल सेवक को, जैसे कोई मुद्दा है तो मुद्दे से संबंधित चीज़ों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनभिज्ञता के साथ व्यवहार आप कर रहे हैं। आप कहीं समाज में लोगों के साथ मिलते हैं जाके, तो आपको मुद्दों पर चीज़ें जितनी भी हैं उनका आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और क्या है कि जवाबदेही और खुलापन। जवाबदेही का मतलब ये है कि आप जनता के सेवक होते हैं और जनता की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य होता है। जवाबदेही ये है कि अगर आपसे बोला गया है किसी योजना का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से करना, तो उन चीज़ों को आप लोगों को बताना होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी होती है कि हाँ ये चीज़ें हमने ये कार्य किए गए हैं, और जनता के प्रति जवाबदेही रखनी चाहिए और ईमानदारी से सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए। खुलापन का ये मतलब हुआ कि आप जो भी नीति निर्माण हो रहे हैं उसमें आप लोगों की भी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि सारी चीज़ें अब आपने सार्वजनिक कर रखी हैं कि हाँ जो भी चीज़ें हैं, ये देखिए इतना पैसा आया था, इतनी सारी चीज़ें हुई, ये मैंने कार्य किए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जनता के ऊपर एक विश्वास भी जाता है। और खुलापन से क्या अर्थ है कि खुलापन और जवाबदेही का अर्थ बस इतना ही है कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं या लोक सेवक हैं, उनको जो भी संबंध हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के माध्यम से गुपचुप रूप से आप अधिकारियों में ही साठगांठ कर लेते हैं और योजनाओं का जितना पैसा है वो आप खा जाते हैं, या रिश्वत के माध्यम से आप पैसा लेते हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। और क्या पॉइंट्स हैं? निष्ठा एवं सेवा भाव। एक सिविल सेवक के अंदर या सिविल जो सार्वजनिक संबंध है, सार्वजनिक संबंधों में एक निष्ठा और सेवा भाव होना चाहिए। जैसे एक डीएम है, डीएम जनता का सेवक होता है या एसडीएम जनता का सेवक होता है। उसका काम यह है कि लोगों की सेवा करना, जो भी उसको अधिकार दिए गए हैं उसके माध्यम से लोगों की सेवा करे, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए लोगों के लिए। ठीक है, और निष्ठापूर्वक उनके जो लोग हैं लोगों के प्रति एक हमदर्दी रहे, एक निष्ठा रहे, हाँ हम आपके प्रति अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। ठीक है, और निष्पक्षता और न्यायपूर्वक कार्य होने चाहिए। जो सार्वजनिक संबंध है उनमें नीति शास्त्र जो है निष्पक्षता और न्याय की बात करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप खुद सोच के देखिए कि कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो निष्पक्षता का क्या अर्थ है कि आप, जैसे मान लीजिए कोई एक एसडीएम है, अब एसडीएम कोई काम करता है
तो एसडीएम अगर कोई कार्य कर रहा है, उसको अधिकार मिला है कि ये जो ट्राईसाइकिल हैं ये बांटनी है, ठीक है। अब उसने निष्पक्षता के साथ में कार्य नहीं किया, या जो भी योजना का लाभ था उसने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा तो भ्रष्टाचार किया, उसने थोड़ा सा पैसा भी खाया, ठीक है, लोगों से पैसा भी लिया, और लेने के बाद जिसको देना था उसको वो चीज़ नहीं मिली, निष्पक्ष रूप से उसने कार्य नहीं किए, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो सही तरीके से नहीं हुई, ठीक है। और एक न्यायपूर्वक या न्याय का वितरण के माध्यम से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हुई, या जो उसने करना था उसने नहीं किए। तो ये क्या है, ये एसडीएम की निष्पक्षता और न्याय नहीं माना जाएगा। तो नैतिक रूप से उसे क्या है, जो चीज़ें जो अधिकार दिए गए हैं उनमें निष्पक्षता और न्याय को शामिल करके अपने कार्यों को क्रियान्वयन करना चाहिए। अब एक नोलन समिति थी, तो नोलन समिति ने भी कुछ 7 सिद्धांत दिए थे सार्वजनिक संबंधों में। सार्वजनिक संबंध का मतलब है जनता और एक सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट समूह के अधिकारियों में, ठीक है। तो उसने बताया था कि निस्वार्थता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा का मतलब यह है कि किसी के भी बिना दबाव में आए जो मानक हैं या जो रूल्स बने हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करना। वस्तुनिष्ठा हो गई, और जवाबदेही हो गई, खुलापन हो गया, ईमानदारी हो गई, और नेतृत्व हो गया। जो नेतृत्व होना चाहिए उसमें भी सामाजिक सार्वजनिक संबंधों में जो नेतृत्व होना चाहिए वो बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। नेतृत्व जो होना चाहिए वो एक अच्छी प्रकार का जो सभी की हेल्प करता हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र जो भी है उसको हम लोगों ने देखा, इसके पॉइंट्स कितनी कितनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं उनको हम लोगों ने देखा, और नोलन समिति के 7 सिद्धांतों को भी हम लोगों ने देखा। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सा है आपका अगला है नैतिक द्वंद्व या संघर्ष का निराकरण। जैसे जिस समय आप नैतिक रूप से दुविधा में पड़ते हैं, एक डिलेमा वाली स्थिति जो आती है, तो उस स्थिति में किस तरीके से क्या चीज़ें करनी चाहिए, नैतिक रूप से क्या होता है, ये नैतिक द्वंद्व क्या चीज़ होती है, इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है। तो नैतिक द्वंद्व का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि जिस समय आप निर्णय नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो वो क्या है स्थिति, वह नैतिक द्वंद्व की स्थिति होती है, ठीक है। और अगर आप एक निर्णय तर्क संगत हो और न्यायपूर्ण हो, ठीक है, तो जो भी निर्णय लिया जाता है, जब सबसे पहली बात यही है कि जिस समय आप कोई भी डिसीजन ना ले पाए, जैसे मान लीजिए कोई एक क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट को आपको देना है। अब 3 चीज़ें हैं, एक खिलाड़ी को देना है आपको, एक अपने छोटे भाई को देना है, और एक ज़रूरतमंद को देना है। अब आप लोग बताइए आप किसको देंगे, निष्पक्ष रूप में बताइए। क्योंकि देखिए नैतिक द्वंद्व यही होता है जब एक तरफ आपका भाई खड़ा हो और एक तरफ वो ज़रूरतमंद खड़ा हो, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको निर्णय जो होना चाहिए वो उचित और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, ठीक है। न्याय जो आपको करना चाहिए किसी के भय के बिना और निष्पक्ष रूप से और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप उसी के बारे में पहले जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति पहले क्रिकेट नहीं खेलता था इसलिए हम उसको बैट नहीं देंगे। हो सकता है वो इधर 2-4 सालों में बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी करके आया हो, ठीक है। तो ऐसा ये जो पूर्वाग्रह होते हैं इनसे ग्रसित आपको लोगों को नहीं होना है, और नैतिक रूप से एक उचित निर्णय लेना है। जो भी आपका निर्णय जो है वो तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, और एक व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण एवं न्याय संगत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, ठीक है। दोषों को पहचानने और कम करने का भी प्रयास करना। नैतिक द्वंद्व में और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे जो दोष होते हैं तो उनको भी आप लोगों को कम करना होता है। कि जैसे आपने एक बार गलती कर दी तो उस गलती को आपको देख के आगे बढ़ना होता है कि ऐसी दोबारा गलती हम ना करें। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अब बताइए क्रिकेट बैट को किसको देंगे आप, नैतिक द्वंद्व है। आप एग्जाम्पल देखिए और इसमें बताइए कि एक क्रिकेट बैट है और आपके पास रखा हुआ है, अब आप किसको देंगे, एक खिलाड़ी को देंगे, अपने भाई को देंगे, या एक ज़रूरतमंद खिलाड़ी को देंगे। तो तीनों में से सबसे जो उचित और सही निर्णय होगा वो ज़रूरतमंद भी है और प्लस एक खिलाड़ी भी है। तो इसलिए हम इस व्यक्ति को देंगे, यह निष्पक्ष भी होगा, न्यायपूर्ण भी होगा और एक ज़रूरतमंद को वह चीज़ मिलेगी भी। तो ये क्या चीज़ क्या कहलाती है, नैतिक द्वंद्व संघर्ष का निराकरण कहते हैं, ठीक है।
और इस द्वंद्व की जो नैतिक द्वंद्व होता है, इसमें से जिस समय आप निष्पक्ष रूप से कोई भी कार्य न्यायपूर्वक अगर करेंगे और किसी भय के बिना, अब पता लगा आपका भाई या कोई एक खिलाड़ी ही आपके पास बोले, आके डरा धमका के बोले कि नहीं मुझे क्रिकेट बैट दे दीजिए, तो आप क्या है उसको दे देंगे, तो फिर आपका जो नैतिकतापूर्ण डिसीजन था वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और क्या करना चाहिए कि नैतिक द्वंद्व की स्थिति में जिस समय आप देते हैं किसी को, जरूरतमंद को, तो जो सद्गुणी है उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे कार्य कर रहा है और जो नैतिक द्वंद्व में अच्छे निर्णय लेता है तो उस व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सभी चीज़ों को एक सिविल सर्वेंट के ऊपर अप्लाई करके देखिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है और जो पूछा जाएगा वो नैतिक द्वंद्व की स्थिति दे दी जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे ले सकते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि एक जरूरतमंद को देना या अपने किसी सगे संबंधी को देना। इस समय वर्तमान में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही। एक नेता होते हैं, नेता अपने भाई भतीजे और जो भी होते हैं उनको ही आगे बढ़ाते हैं, जबकि एक अच्छे नेता को आगे आना चाहिए, उनको आगे खुद करना चाहिए। नैतिक निर्णय यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक मान लिया कोई एसडीएम है या डीएम है, कोई भी है, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी अपने ही लोगों को या जो ज़रूरतमंद है या जो काबिल है या जो ज्ञान से भरा हुआ है या ज्ञान युक्त है और जो उसके लिए एलिजिबल है, उस व्यक्ति को नहीं देते वो पोस्ट, और जो इनएलिजिबल है, जो उनकी कम्युनिटी या समुदाय का है, उसको देते हैं। तो ये क्या आपका नैतिक निर्णय कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नैतिक द्वंद्व क्या होता है और इससे किस तरीके से क्या चीज़ें कम की जाएं और सही निर्णय किस तरीके से लिया जाए नैतिक द्वंद्व की स्थिति में। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आप ऐसे ही सामने दिखाई दे जाएंगे आपको। जैसे जो समाज है, समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, जो स्थिति है, अगर आप जो टॉपिक को अगर अच्छी तरीके समझ गए तो एग्जाम्पल आपको खोजने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको 50 एग्जाम्पल ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, याद भी नहीं करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों को देखते हैं कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं। तो मानवीय जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ये खुद के व्यक्तिगत विश्वास होते हैं कि जैसे हमारा विश्वास है, क्या है हमारा विश्वास है कि हम भगवान राम में आस्था रखते हैं या हम अल्लाह के ऊपर आस्था रखते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे होते हैं। हम आज से थोड़ी मान रहे हैं, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब सभी लोग ये मानते चले आ रहे हैं। ये हमारी परंपरा, सनातन धर्म जब से धर्म बना है तब से हमारी ये व्यक्तिगत विश्वास है। ठीक है, तो ये मूल्य रहते हैं। ठीक है, विश्वास को हम चुनौती दे सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, मानवीय व्यवहार के मार्गदर्शक एवं विनियामक होते हैं। अब जैसे देखिए, आपके विश्वास जो भी होंगे या मानवीय जो भी मूल्य होंगे, अगर अच्छे होंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे किसी के साथ में भी। जैसे घर में कहते नहीं है कि अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर संस्कार नहीं अच्छे होंगे तो आप क्या करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे। और ये अच्छे जीवन के मार्गदर्शक भी होते हैं। ठीक है, जो अच्छे विश्वास और अच्छे मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छे जीवन के लिए। और यह विनियामक भी होते हैं, रेगुलेटर भी होते हैं। और क्या है ह्यूमन वैल्यूज़, नैतिक निर्णय जो होता है उसको लेते समय विचार विमर्श के द्वारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लिया जब कोई भी एक नैतिक निर्णय ले रहे हैं, अगर हमने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं लिया, ठीक है, तो उस समय क्या है, चीज़ें गलत राह पर चली जाएंगी। हमने नैतिकता का नहीं ध्यान रखा, जो मानवीय मूल्य थे उनका नहीं ध्यान रखा और विचार विमर्श नहीं किया, तो क्या होगा, चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे प्रेम है, सत्यता है, स्वतंत्रता है, उत्तरदायित्व है, साहस है, समानता है, तो ये सब क्या है, ये मानवीय मूल्य हैं। आपसी सद्भाव है, ये चीज़ें रखनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, ये मानवीय मूल्य है कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, हमें अपने उत्तरदायित्व जितने भी हैं उनको याद रहना चाहिए कि हमारा उत्तरदायित्व या कर्तव्य क्या है।
हमें हमेशा समानता की भावना से पूरे समाज को, सभी लोगों को देखना चाहिए। ठीक है। और मूल्यों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जैसे कुछ पवित्र मूल्य होते हैं, कि पवित्र मूल्यों का अर्थ ये है कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान जिस समय चल रहा होता है तो सभी को पता होता है कि हमें खड़े होना है। तो पवित्र मूल्य वही होते हैं कि जो कभी भी उनसे हम समझौता नहीं करते हैं। ठीक है। और कौन से पवित्र मूल्य हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस समय हम मंदिर में प्रवेश करते हैं या किसी मज़ार शरीफ में प्रवेश करते हैं, तो उस समय जिस समय हम बिल्कुल पहले पॉइंट या पहली सीढ़ी पर पहुंचते हैं, तो हमारे एक मूल्य क्या है कि हम चप्पल उतार कर सबसे पहले माथा टेकते हैं। तो ये क्या है? ये एक नैतिक मूल्य है। ठीक है। मानवीय मूल्य है जिससे हम कभी भी समझौता नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम चप्पल जूते पहनकर अंदर तक जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या चीज़ें होती हैं कि मानवीय मूल्यों में मानदंड भी होते हैं, कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको समाज से बाहर से दी जाती हैं, आपको बताया जाता है, लोग बताते हैं। ठीक है। कि आपको ये चीज़ करनी है। जैसे मान लिया मंदिर के अंदर जाते हैं आप, तो मंदिर के अंदर जाने के बाद आपको मानदंड है ना कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं तो वो बताते हैं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको दिया जलाना है, यहाँ पर पूजा करनी है। तो ये नैतिक मानदंड है। ठीक है। आपको ये करना ही होता है जाके। ठीक है। और मूल्य क्या होते हैं अभी तो हम लोगों ने देखा। और मूल्यों में एक चीज़ और समझिए अच्छे तरीके से कि जो मानवीय मूल्य होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ कभी भी समझौता न करना, तो ये क्या है? ये सकारात्मक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़। और नकारात्मक मूल्य कौन से हैं कि जैसे चोरी करना हो गया, और बड़ों का सम्मान नहीं करना, गाली देना, हिंसा को बढ़ावा देना। तो ये सब क्या है? नकारात्मक मूल्य हैं। और लास्ट में एक बात और देख लेते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। ठीक है। वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में भी बताए जाते हैं और व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी होते हैं। कि जैसे हमने क्या किया कि एक कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये हम हैं। ठीक है। ये हम खुद के हैं व्यक्ति। ठीक है। अब ये इनका व्यवहार, इनके प्रति जो भी नज़रिया होगा या जो इनके अंदर जो भी मूल्य होंगे, जो जिस तरीके से सोचते होंगे, ये उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। ठीक है। व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। और क्या मूल्यों के बारे में होता है कि ये आंतरिक और बाहरी भी होते हैं। कि जैसे कुछ मूल्य होते हैं कि हमें आंतरिक सदियों से जो हमारे विश्वास होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हमें बनते चले जाते हैं। और कुछ मूल्य हमारे बाहरी तरीके से आरोपित किए जाते हैं कि जैसे हमें परिवार में सिखाया जाता है कि बेटा आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी है। जब मम्मी लोग होती हैं तो मम्मी लोग खुद ही सिखाती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, पिताजी भी सिखाते हैं। तो सभी लोग। और आंतरिक क्या चीज़ें होती हैं कि आंतरिक हमें अंतर मन से या जो चीज़ें हमने सीख रखी होती हैं समाज से, मित्रों से। अब दो दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। और मूल्य क्या होंगे? व्यक्तिगत और सामुदायिक मूल्य भी होते हैं। कि व्यक्तिगत का मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खुद के मूल्य, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। वह व्यक्ति सभी के साथ अच्छा व्यवहार भी करता हो सकता है वो गाली गलौज करता हो या किसी को मारता पीटता हो या किसी लड़के के साथ कुछ गलत कार्य करता हो। तो ये क्या है? नकारात्मक मूल्य है। अगर वो सभी को समान भाव से देखता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो ये क्या है? सकारात्मक मूल्य है। सामुदायिक मूल्य का ये मतलब हो गया कि जब आप समाज में रहते हैं, ठीक है, सार्वजनिक रूप से चीज़ों को जब आप कार्य कर रहे होते हैं, आप एक कहीं के अधिकारी होते हैं, तो उस समय आप किस तरीके से कौन से मूल्य आप लोगों को अपनाने चाहिए। ठीक है। तो उसमें देखना है कि आपका प्रेम हो गया, सत्यता हो गई, निष्ठा हो गई, स्वतंत्रता हो गई, उत्तरदायित्व हो गया, साहस हो गई, समानता हो गई और ईमानदारी हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामुदायिक मूल्यों के अंतर्गत आती हैं। सैद्धांतिक मूल्य होते हैं और कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य भी होते हैं। तो जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक मूल्य जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर चलते हैं। नैतिकता को साथ लेते हुए, सत्यनिष्ठा को साथ लेते हुए, प्रेम सद्भाव की भावना को लेते हुए,
ये आपके राजनीतिक मूल्य चलते हैं। आर्थिक मूल्य कौन से होते हैं? आर्थिक मूल्य ये हैं कि अर्थ को गलत तरीके से नहीं कमाना, नैतिकता के साथ आपको आर्थिक जो धन है, धन को कमाना। सामाजिक मूल्य क्या है? समाज में रहना है और आपको नैतिकता के रूप में जो भी मानवीय मूल्य हैं उनका उपयोग करना है। जो प्रेम है, सद्भाव, स्वतंत्रता, तो जितने भी मूल्य हैं इन सबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नैतिकता के साथ में इनका प्रयोग किया जाना है, सत्यनिष्ठा के साथ में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या है? कुछ मूल्य ऐसे होते हैं कि सैद्धांतिक भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। कि सिद्धांत में जो जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ चीज़ें होती हैं वो अलग आती हैं। कि जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि सिविल सर्वेंट का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली में सबसे लास्ट बात यही है कि आप लोगों को सिविल सर्वेंट ही बनना है, और जो सिविल सेवक हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उन्हीं के जो कार्य हैं उन्हीं को आपको समझना है, और जो प्रश्न भी पूछे जाएंगे वो भी आपके सिविल सेवक के जो आसपास घूमते प्रश्न होंगे वही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को इसी तरीके के दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो रहा है क्योंकि 2 पार्ट में जो नीति शास्त्र है, जो एथिक्स है, उसका चैप्टर को समाप्त करना है। अब हम लोगों ने अभी देखा मानवीय मूल्य कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको विकसित करने में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका क्या होती है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार और समाज से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। तो परिवार क्या है? परिवार हमारा, देखिए, प्रथम पाठशाला भी कही जाती है। परिवार जो हमारा होता है वहीं से हम अच्छे भी गुण सीखते हैं और बुरे भी गुण सीखते हैं, ठीक है। वहीं से हम पिताजी के माध्यम से देखते हैं, मम्मी सिखाती हैं कि हाँ बेटा, किसी के साथ लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो सद्भाव है उसके साथ में सभी के साथ में व्यवहार करना, सहयोग करना सभी के साथ में, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई मारपीट नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बचपन से माता पिता हमारे सिखाते आते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं कि समय के साथ वैल्यूज़ चेंज भी होती हैं। कि जैसे बचपन में माता पिता ने, जिस समय आप बहुत छोटे थे, मान लीजिए 5 साल के रहे होंगे या 2 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो 5 साल, 2 साल, फिर उसके बाद 15 साल हो गए, फिर उसके बाद 25 साल हो गए। तो अब देखिए, यहाँ पर जो मूल्य परिवार की तरफ से मिले थे वो यहाँ पर जाके मित्रों की वजह से और भी कई चीज़ों की वजह से परिवर्तित होते हैं। तो अब यहाँ पे जिस तरीके के लोग होंगे वही डिपेंड करेगा कि 15 साल की एज में आपके मूल्य कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाते समय अगर आपके बीच में अच्छे लोग मिल गए, या हो सकता है आपका किसी ऐसे व्यक्ति, आतंकवादी व्यक्ति से आपका संपर्क में आ गए, तो आपके मूल्य कैसे विकसित होंगे? 25 साल के एज में आप एक प्योर आतंकवादी बनकर निकलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो मूल्य होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक है। और क्या है, परिवार में ये भी सिखाया जाता है कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, लोगों के साथ किस तरीके से रहना है, ये सारी चीज़ें परिवार और समाज के द्वारा बताई जाती हैं। समाज के द्वारा भी, समाज में बहुत सारे आपके आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं और बहुत सारे चीज़ें भी बताती हैं। और क्या होता है कि ये जो गुण होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ये परिवार के द्वारा दी जाती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। कि अब सोच के देखिए कि पहले ज़माने के लोग जो जिस तरीके से भी कार्य करते थे, तो उनके कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी, अच्छे कार्यों को लोग, कि पिताजी हमारे ये करते थे, हम भी इसी तरीके से पिताजी के जो भी कार्य करने का तरीका था उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। कार्य सेम नहीं होगा लेकिन तरीका सेम होगा। अगर वो अच्छे कार्य करते थे तो हमेशा, कोई भी अगर पिता होता है वो अपने बच्चे को कभी भी गलत सलाह नहीं देगा, कभी गलत राह पर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो वो क्या गुण थे? वो गुण, आपके वैल्यूज़ जो थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। और क्या है, मूल्यों को सिखाने वाला पहला विद्यालय भी ये होता है, ठीक है। बुजुर्गों द्वारा, हमारे यहाँ जो दादाजी लोग थे या जो हैं, और सभी लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा एक नैतिक शिक्षा भी दी जाती है कि यार तुम ऐसा करना, किसी के साथ लड़ाई मत करना, किसी के साथ झगड़ा मत करना, जाके अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से खेल के आना बाहर से,
ठीक है। या आज भी कहा जाता है कि अगर जब गलत काम करते हैं तो उस समय बुजुर्ग लोग, अभी भी बड़े बुजुर्ग लोग हम लोगों को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और सही चीज़ें समझाते भी हैं कि आप लोगों को त्याग, प्रेम भावना और उच्च नैतिकता का विकास होना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं मूल्यों के द्वारा जो हमारी अंदर एक उच्च नैतिकता या विकास होता है, उसकी भावना जागृत होती है और बच्चों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। बच्चों के परिवार से क्या होता है, बच्चों के जो दृष्टिकोण होता है उसमें भी परिवर्तन आता है कि जिस समय छोटा होता है उस समय उसको कुछ नहीं पता होता, उस समय आप जो बताएंगे सब उसको सच लगता है, क्योंकि वो एक कोरा कागज होता है, उस पर आप जो भी लिख देंगे वो लिख जाएगा। ईमानदारी, सत्यता, आनंद, सत्यनिष्ठा, और जिसमें पालन पोषण कर रहे होते हैं तो पालन पोषण में अगर अच्छा पालन पोषण हुआ है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं तो अच्छे मूल्य विकसित होंगे। अगर बुरे संस्कार दिए गए हैं तो उसके अंदर बुरे मूल्य विकसित होंगे। ठीक है। और ये भी चीज़ें हैं कि जिस समय बचपन में जो चीज़ें सिखाई गई थी या पालन पोषण के दौरान सिखाई गई थी, हो सकता है जो बड़ा होगा व्यक्ति तो बड़ा होते होते उसके मूल्य भी बदल जाते हैं। ठीक है। और परिवार में भी कभी कभी न चाहते हुए भी गलत चीज़ों को सिखा देता है। और कौन कौन से माध्यम है जिसके माध्यम से हम गलत मूल्य या अच्छे मूल्यों को सीखते हैं? तो अब जैसे अन्य माध्यम भी हैं कि जैसे आपका मीडिया है, मित्र हैं, और खुद के एक आत्मावलोकन के माध्यम से आप अच्छे मूल्यों को सीखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ आज मैंने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा, ये गलत था, ठीक है, गलत मूल्य था, तो आपने क्या है अपने आप में ही अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद आपने ये जाना कि अब मैं ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करूँगा। तो ये क्या है, मीडिया के द्वारा। मीडिया का अर्थ ये हो गया कि कोई भी हो सकता है, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया या जिस भी प्रकार का। तो मीडिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके माध्यम से ग्रहण होती हैं और गलत चीज़ें भी ग्रहण होती हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी है कि जितने भी मूल्य थे, मूल्य किस तरीके से परिवार और समाज से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण संस्थाओं से कौन कौन से मूल्य विकसित होते हैं। ठीक है। शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, देखिए बच्चा कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं अधिकांश समय वहीं पर व्यतीत करता है और वहीं पर तरह तरह लोगों से मिलता है। अगर उसके संपर्क में कोई अच्छे व्यक्ति आते हैं तो वो अच्छे मूल्य विकसित होंगे। ठीक है। अगर उस व्यक्ति के जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है, बात करता है, जहाँ पे भी वो अपना समय व्यतीत करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अच्छे मूल्यों का विकास होता है। देश दुनिया की भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है। और टीचरों के द्वारा क्या है कि सहयोग की एक भावना भी विकसित की जाती है कि छात्रों के बीच में, छात्र शिक्षक के बीच में, छात्रों और जो शिक्षक के बीच में। तो ये सारी चीज़ें, अच्छे मूल्य कहाँ कहाँ से विकसित होते हैं, ये आपके शिक्षण संस्थाओं से मिलते हैं। ठीक है। और क्या है कि जैसे मान लिया एक स्कूल है, स्कूल में एक नया बच्चा प्रवेश करता है तो टीचर क्या सिखाता है, उसके साथ किस तरह आपको रहना है, कुछ किस तरह उसके साथ में आपको व्यवहार करना है। ठीक है। कुछ किस तरह उसके साथ में मिलना जुलना है। और क्या है, यहाँ पर वैचारिक विविधता भी देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन ग्रहण किस चीज़ को करता है डिपेंड इस पे करता है। अगर वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर रहा है तो उसके अंदर अच्छे मूल्य विकसित होंगे। और क्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास भी आपका शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, जो भी आपका स्कूलिंग है या स्कूल टाइम है उसमें आपका होता है। और यहाँ पर एक मूल्यवान शिक्षा प्रदान की जाती है। और हमारे में जो पाठ्यक्रम है उसमें भी एक मूल्य शिक्षा का पाठ्यक्रम भी रखा गया है, जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा जीवन मिल सके, एक मूल्यों से भरा हुआ जीवन मिल सके और जो व्यक्ति के निर्माण में एक अच्छे नागरिक बनने के तरफ अग्रसर करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण संस्थाओं की किस तरीके से भूमिका इसमें होती है। और ये आपके 5 क्वेश्चन रहे। ठीक है। नीति शास्त्र से संबंधित, नीति शास्त्र के कौन कौन सी चीज़ें, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।